राहुल एक छोटे से गांव का सीधा सादा लड़का था, जिसकी आंखों में ऊंचे ख्वाब तो नहीं थे, पर सीने में ईमानदारी का पक्का इरादा जरूर था। किस्मत ने ऐसा पन्ना पलटा कि उसकी शादी शहर के सबसे बड़े खानदान की इकलौती बेटी नेहा से हो गई। नेहा का घर क्या था, मानो कोई सफेद संगमरमर का महल हो, जहां पैर रखते ही राहुल की फटी हुई चप्पलें उसे अपनी औकात याद दिलाने लगी। लेकिन इस शादी की चमक धमक के पीछे एक गहरी और भारी शर्त छिपी थी। राहुल को अपना घर, अपनी माँ और अपनी पहचान छोड़कर नेहा के घर का घर जमाई बनकर रहना होगा। शुरुआत के कुछ दिन तो सब मीठा मीठा रहा, लेकिन जैसे ही शादी का रंग उतरा, राहुल को समझ आने लगा कि वह उस घर का दामाद नहीं, बल्कि एक आलीशान पिंजरे का पंछी बन गया है। ससुर की ऊंची आवाज और सास की तीखी नजरें उसे हर पल ये एहसास दिलाती थी कि उसकी हैसियत उन नौकरों से ज्यादा नहीं है जो बरसों से वहां काम कर रहे थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उसे हर काम के लिए नेहा के परिवार के इशारों का इंतजार करना पड़ता। विडंबना तो देखिए, नेहा भी अब वो नेहा नहीं रही थी जिससे उसे प्यार हुआ था। वह भी अब अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर राहुल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उस घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए भी राहुल को झिझक होती थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो उसे एक कोने में खड़ा कर दिया जाता, या फिर उसे ऐसे काम सौंप दिए जाते जो किसी मजदूर के हिस्से आते थे। सब उसे मेहमान कहकर बुलाते जरूर थे, लेकिन काम उससे किसी मजदूर की तरह लिया जाता था। कभी बाजार से भारी सामान ढोना, तो कभी घर की सजावट की बारीक देखभाल करना। राहुल चुपचाप सब सहता रहा। उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा बोझ बन गई थी, क्योंकि वह उस एहसान को चुकाने की कोशिश कर रहा था जो नेहा के पिता ने उसे अपना दामाद बनाकर किया था। हर रात जब वो उस आलीशान बेडरूम की बालकनी में खड़ा होता, तो उसे अपना वह टूटा हुआ मिट्टी का घर याद आता, जहां भले ही सुविधाएं नहीं थीं, पर इज्जत और सुकून की रोटी नसीब होती थी। यहाँ तो हर निवाला उसकी खुददारी को मार रहा था। वह एक ऐसे मेहमान मजदूर की तरह जी रहा था जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, जिसकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। उसे समझ आ गया था कि अमीर घर की चौखट पर चढ़ना आसान है, लेकिन वहां अपनी इज्जत बचाकर खड़े रहना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हर दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ नहीं, बल्कि उन तीखे तानों के साथ होती जो राहुल के कलेजे को छलनी कर देते थे। नाश्ते की मेज पर जब भी वह बैठता, ससुर की भारी आवाज गूंजती, देखो नेहा, इसे कहते हैं किस्मत, वरना अपने घर में तो 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब नहीं थी। यहाँ राजमहल जैसा सुख मिल रहा है तो सिर्फ हमारी बेटी की वजह से। सासू माँ भी पीछे नहीं रहती थी। वह चाय का कप पटकते हुए कहती, आखिर हमारी बेटी ने इसे सड़क से उठाकर इंसान बनाया है, वरना आज भी किसी धूल भरी गली में मजदूरी कर रहा होता। इसकी तो पूरी जिंदगी ही हमारी नेहा की बदौलत संवर गई है। राहुल इन कड़वी बातों को जहर के घूंट की तरह पी जाता। उसकी नजरें हमेशा अपनी प्लेट पर झुकी रहतीं और उंगलियां कांपती रहतीं। वह चाहता तो पलटकर जवाब दे सकता था। वह कह सकता था कि उसने कभी इस ऐशोराम की मांग नहीं की थी। वह तो बस अपना छोटा सा संसार बसाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो सिर उठाता, उसे सामने बैठी नेहा का चेहरा दिखता। नेहा, जो इन तानों को सुनकर भी खामोश रहती थी, शायद अपने माता पिता के अहंकार के आगे मजबूर थी, या शायद उसे भी अब यही सच लगने लगा था। राहुल की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि नेहा के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक दलील नेहा के घर की शांति भंग कर दे, या उसे अपने माता पिता और पति के बीच किसी एक को चुनना पड़े। घर का हर कोना उसे चिल्ला चिल्ला कर उसकी बेचारगी का एहसास दिलाता। जब वो अलमारी से अपने कपड़े निकालता, तो उसे याद आता कि ये भी ससुर के पैसों से खरीदे गए हैं। जब वो बाहर जाने के लिए गाड़ी की चाबी उठाता, तो दरबान की नजरों में भी उसे वही सवाल दिखता। वह उस आलीशान घर में एक ऐसी परछाई बन चुका था जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी ईमानदारी उसे भागने नहीं देती थी,
और नेहा के प्रति उसकी ममता उसे रुकने पर मजबूर करती थी। पर अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। क्या सच में प्यार की कीमत अपनी पूरी शख्सियत को खो देना है? क्या नेहा का साथ पाने के लिए उसे ताउम्र इस मेहमान मजदूर का लेबल ढोना पड़ेगा? उस घर की दीवारों में राहुल की आवाज किसी बंद कमरे में दबी सिसकी जैसी हो गई थी। घर के पर्दे किस रंग के होंगे से लेकर रात के खाने में क्या बनेगा, इन छोटे छोटे फैसलों में भी उसकी राय लेना तो दूर, उसे मौजूद समझना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता, राहुल का दिल बैठने लगता। सोफे पर बैठे मेहमानों के बीच वह दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक सजेधजे नौकर की तरह पानी के गिलास और नाश्ते की प्लेटें थामे खड़ा रहता। ससुर जी बड़े गर्व से कहते, अरे राहुल को तो हमने इसीलिए रखा है ताकि नेहा को कोई तकलीफ न हो, वरना इसके पास था ही क्या। रिश्तेदारों की तिरछी निगाहें और दबी हुई हंसी राहुल के सीने में खंजर की तरह उतर जाती, पर वो नेहा की खातिर मुस्कुराने का मुखौटा पहने रखता। एक रात जब पूरा महल खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, राहुल अपनी बालकनी के पास लगे उस आदमकद आईने के सामने जा खड़ा हुआ। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने खुद को निहारा। महंगे कपड़े, हाथ में कीमती घड़ी और चेहरे पर छाई एक गहरी वीरानी। उसने आईने में अपनी ही आंखों में झांककर खुद से एक कड़वा सवाल किया, क्या सच में मेरी पहचान बस इतनी ही है? क्या मैं सिर्फ एक घर जमाई हूँ जिसकी कीमत नेहा के बाप की दौलत से तय होती है? उस पल उसे अपनी वह पुरानी फटी कमीज याद आई, जिसमें कम से कम उसकी अपनी महक थी, उसकी अपनी मेहनत का पसीना था। आईने में दिख रहा वो शख्स उसे अजनबी लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि नेहा की खुशी के नाम पर उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। ईमानदारी उसका गहना थी, पर यहाँ वह ईमानदारी गुलामी की जंजीर बन चुकी थी। उस रात की खामोशी में राहुल के अंदर एक चिंगारी सुलगी। उसने समझ लिया था कि जो इंसान अपनी नजरों में गिर जाए, उसे दुनिया कभी सम्मान नहीं दे सकती। उस आलीशान कमरे की ठंडी हवा उसे काट रही थी और उसके ज़हन में बस एक ही बात गूंज रही थी, पहचान उधार की नहीं, अपनी मेहनत की होनी चाहिए। क्या वह इस सोने के पिंजरे को तोड़कर अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सकेगा? दिन के उजाले में राहुल वही खामोश और आज्ञाकारी मेहमान मजदूर बना रहता, लेकिन जब रात के सन्नाटे में पूरा घर गहरी नींद में सो जाता, तब राहुल की असली जंग शुरू होती। उसने अपने पुराने लैपटॉप को धूल झाड़कर निकाला और बिस्तर के एक कोने में दुबक कर घंटों ऑनलाइन स्किल सीखने में लगा देता। कभी कोडिंग, कभी डिजिटल मार्केटिंग, तो कभी ग्राफिक डिजाइनिंग। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलती जैसे कोई प्यासा कुएं की तलाश में जमीन खोद रहा हो। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए अपना खोया हुआ स्वाभिमान था। शुरुआत में उसे छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिले, जिनसे होने वाली कमाई नेहा के पिता की दौलत के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। लेकिन राहुल के लिए वे चंद रुपए नहीं, बल्कि उसकी आजादी की पहली किस्त थे। वह चुपचाप अपने काम में जुटा रहता, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता कि ससुर के दिए हुए उस आलीशान कमरे के अंधेरे में एक नई पहचान जन्म ले रही है। जब नेहा बगल में सो रही होती, तब राहुल स्क्रीन की मध्यम रोशनी में अपनी किस्मत का नया अध्याय लिख रहा होता। उसे अब तानों की चुभन कम महसूस होती थी, क्योंकि उसके कानों में अब अपनी मेहनत से मिली कामयाबी का शोर गूंजने लगा था। रिश्तेदारों की महफिलों में जब उसे फिर से नीचा दिखाया जाता या ससुर जी उसे नौकरों वाले काम सौंपते, तो राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता। वह जानता था कि ये अपमान अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने अपनी मेहनत को अपनी ढाल बना लिया था। वह एक ऐसे अदृश्य साम्राज्य की नींव रख रहा था, जिसका मालिक वो खुद था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के को वे घर जमाए कहकर चिढ़ाते थे, वह खामोशी से अपनी बेड़ियों को काटने की आरी तैयार कर चुका है। राहुल अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ ब्रांड बनने की राह पर था। राहुल की रातों की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। जिस लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में उसने अपनी किस्मत बुनना शुरू किया था,
अब उसी स्क्रीन पर डॉलर और बड़ी रकम के मैसेज चमकने लगे थे। उसकी फ्रीलांसिंग अब एक छोटे स्टार्टअप का रूप ले चुकी थी और विदेशी क्लाइंट्स उसके काम के कायल हो गए थे। बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, लेकिन राहुल के चेहरे पर वही पुरानी सादगी और खामोशी बनी रही। उसने अपने रहन-सहन में रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया। वही साधारण कपड़े, वही झुका हुआ सिर और वही पुराने जूते। वह जानता था कि असली ताकत प्रदर्शन में नहीं, बल्कि परिणाम में होती है। घर के भीतर का माहौल अब भी वैसा ही था। डाइनिंग टेबल पर ससुर जी आज भी अपनी रईसी का ढिंढोरा पीटते और सास उसे बाजार से सब्जियां लाने या मेहमानों के जूते सही जगह रखने का हुक्म देती। उन्हें लगता था कि राहुल आज भी उनके दिए हुए एक एक निवाले का कर्जदार है और उनकी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। राहुल चुपचाप उनकी बातें सुनता और मुस्कुराकर रह जाता। वह मुस्कुराहट हार की नहीं, बल्कि उस जीत की थी जिसका एहसास अभी उन लोगों को नहीं था। उसे अब तानों में कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि वह जानता था कि जिस घर में उसे मेहमान मजदूर समझा जा रहा है, वहाँ वह अब मानसिक रूप से आजाद हो चुका है। नेहा को भी भनक तक नहीं थी कि उसका पति, जिसे वह एक कमजोर और लाचार इंसान समझती थी, पर्दे के पीछे अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी कर चुका है। राहुल ने अपनी कमाई से शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा ऑफिस और अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर भी देख लिया था। वह दिखावे की दुनिया से दूर अपनी बुनियाद को इतना मजबूत कर रहा था कि जब वो खड़ा हो तो किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। वह अमीर ससुर की परछाई से बाहर निकलकर अपनी खुद की धूप में तपने के लिए तैयार था। सबको लग रहा था कि वो अब भी उन पर निर्भर है, पर हकीकत यह थी कि राहुल ने अपनी बेड़ियां काट दी थीं। बस उनका गिरना बाकी था। खुशियां तो पंख लगाकर उड़ जाती हैं, पर मुसीबतें अक्सर बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में डेरा डाल लेती है। एक सुबह शहर के अखबारों में नेहा के पिता के बिजनेस साम्राज्य के ढहने की खबर छपी, तो जैसे पूरे महल में मातम पसर गया। एक गलत निवेश और मार्केट की मार ने ससुर जी के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। कल तक जो तिजोरियां नोटों से लबालब भरी रहती थी, आज वे खाली होकर कर्ज के कागजों से भर गई थी। जो रसूखदार दोस्त कल तक घर की पार्टियों की रौनक हुआ करते थे, उन्होंने अब फोन उठाना भी बंद कर दिया था। रईसी का वह किला, जिसकी बुनियाद में सिर्फ पैसा था, पहली बार बुरी तरह दरक रहा था। घर का माहौल रातों रात बदल गया। डाइनिंग टेबल पर जो ससुर जी तानों की बौछार करते थे, आज वे वहां सिर झुकाए खामोश बैठे रहते थे। सासू माँ की आंखों में रईसी का गरूर नहीं, बल्कि बेघर होने का खौफ साफ झलक रहा था। नेहा भी बदहवास सी इधर उधर भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लग्जरी की वो आदी थी, वह रेत की तरह उसके हाथों से क्यों फिसल रही है। पहली बार उस आलीशान बंगले की दीवारों में सन्नाटा नहीं, बल्कि डर गूंज रहा था। लेनदारों के फोन और लीगल नोटिसों ने सबकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वो घर, जो कभी दूसरों को छोटा दिखाने का जरिया था, अब खुद नीलाम होने की कगार पर खड़ा था। राहुल ये सब अपनी खामोश नजरों से देख रहा था। उसे आज भी किसी ने सलाह-मशवरे के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि घर के बिखरते हुए टुकड़ों में भी उन्हें उस मेहमान मजदूर की कोई अहमियत नजर नहीं आ रही थी। ससुर जी को लग रहा था कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और राहुल को लग रहा था कि शायद यही वो वक्त है जिसके लिए उसने अपनी रातों की नींद कुर्बान की थी। घर में डर था, असुरक्षा थी और एक गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच राहुल का आत्मविश्वास किसी जलते हुए दिए की तरह अडिग था। वह अब भी चुप था, पर उसकी ये चुप्पी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में ससुर जी की भारी सिसकियां और सासू माँ के रोने की आवाजें तोड़ रही थी। नेहा बदहवास सी सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों के सामने उसका आलीशान भविष्य धुंधला हो रहा था। जब नामी गिरामी दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया और रिश्तेदारों ने मदद के नाम पर हाथ खड़े कर दिए, तब उस सन्नाटे को चीरते हुए राहुल की शांत और सधी हुई आवाज गूंजी, अगर आप चाहें तो मैं एक कोशिश कर सकता हूँ।
राहुल की ये बात सुनते ही कमरे में एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर गया। ससुर जी ने अपना सिर उठाया और अपनी लाल आंखों से राहुल को ऐसे देखा जैसे कोई पागल देख रहे हों। सासू माँ की सिसकी रुक गई और उनके चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ गई। तुम कोशिश करोगे? ससुर जी के शब्दों में अब भी वही पुराना अहंकार और तिरस्कार था। बेटा, यहाँ करोड़ों का खेल है, तुम्हारे बस की बात नहीं। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी बेटी के टुकड़ों पर काटी हो, वो आज हमें डूबने से बचाएगा? अपनी औकात मत भूलो। नेहा ने भी अपनी नजरें झुका ली। उसे भी लगा कि राहुल शायद इस गंभीर माहौल में कोई मजाक कर रहा है, लेकिन राहुल के चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही कोई शिकन। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास चमक रहा था जो सालों की गुमनाम मेहनत से पैदा होता है। उसने बिना किसी बहस के बस इतना कहा, अपमान तो आप सालों से कर रहे हैं, एक बार भरोसा भी करके देख लीजिए। खोने के लिए वैसे भी अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। ये कड़वी हकीकत थी। लेनदारों के नोटिस मेज पर पड़े थे और अगले ही हफ्ते घर की नीलामी की तारीख तय थी। मजबूरी और लाचारी के उस काले साए में नेहा के पिता के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने हार मानकर नफरत और बेबसी के मिलेजुले भाव से राहुल की तरफ वो फाइल खिसका दी जिसे छूने की हिम्मत कोई और नहीं कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिस मेहमान मजदूर को वो आज तक ठोकर मारते आए थे, वही अब उनके गिरते हुए साम्राज्य का आखिरी सहारा बनने वाला था। राहुल ने अपनी पुरानी फाइलों और लैपटॉप को बाहर निकाला और उस बिजनेस साम्राज्य की मरम्मत शुरू की जिसे ससुर जी अपनी जागीर समझते थे। उसने अपने सालों से बनाए हुए ग्लोबल नेटवर्क और अपनी टेक कंपनी के संसाधनों को चुपचाप नेहा के पिता के डूबते बिजनेस से जोड़ दिया। जिन क्लाइंट्स ने साथ छोड़ दिया था, उन्हें राहुल के एक कॉल और उसके स्टार्टअप की साख पर वापस आना पड़ा। उसकी बनाई हुई आधुनिक रणनीतियों और तकनीकी सूझबूझ ने कुछ ही हफ्तों में वह चमत्कार कर दिखाया जो बड़े बड़े सलाहकार नहीं कर पाए थे। देखते ही देखते घाटे की सुर्खियां मुनाफे की खबरों में बदलने लगी और कंपनी एक बार फिर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई। जब सब कुछ संभल गया तो एक दिन राहुल ने पूरे परिवार को लिविंग रूम में बुलाया। उसने मेज पर एक चेक बुक और अपने स्टार्टअप के कागजात रख दिए। ससुर जी, सासू माँ और नेहा तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि राहुल जिस कंपनी का मालिक है, वह उनके अपने बिजनेस से कहीं बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल थी। नेहा के पिता का हाथ कांपने लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे मेहमान मजदूर समझकर ताने मारते थे, वह पिछले कई सालों से अपनी खुद की एक विशाल सल्तनत खड़ा कर चुका था। राहुल की खामोश मेहनत का सच अब एक गरजते हुए तूफान की तरह सबके सामने था। ससुर जी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और सासू माँ की जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। राहुल ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, मैंने ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए किया था। जिस घर में मेरी ईमानदारी को मेरी मजबूरी समझ लिया गया, वहां मुझे खुद को साबित करना जरूरी था। नेहा अपने पति को देख रही थी, जिसे उसने कभी गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की थी। राहुल अब उस घर का घर जमाई नहीं, बल्कि उस डूबती कश्ती का खेवनहार था, जिसने सबको डूबने से बचा लिया था। उसकी खामोशी ने वो सबक सिखा दिया था, जो चिल्लाकर भी नहीं सिखाया जा सकता था, कि हुनर और खुददारी कभी किसी की मोहताज नहीं होती। ससुर जी, जो कभी अपनी बुलंद आवाज और घमंड के लिए जाने जाते थे, आज राहुल के सामने बिल्कुल निहत्थे खड़े थे। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके सालों के अहंकार को धो रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से राहुल के कंधे को छुआ और भरी हुई आवाज में कहा, राहुल, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हें सिर्फ एक घर जमाई समझा, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई हस्ती नहीं थी। हमने तुम्हें हर कदम पर नीचा दिखाया, पर तुम तो इस घर की असली ताकत निकले। अगर आज तुम न होते तो हम सड़क पर आ गए होते। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सासू माँ की नजरें शर्म से जमीन में गड़ी थीं और नेहा की आंखों में अपने पति के प्रति एक नया सम्मान
और पछतावा साफ झलक रहा था। राहुल के चेहरे पर न तो कोई जीत का घमंड था और न ही बीते हुए तानों का कोई मलाल। उसने बस एक गहरी सांस ली और ससुर जी के हाथों को थामते हुए बड़ी शालीनता से मुस्कुराकर कहा, समय सबको सही पहचान दे देता है बाबूजी। कभी कभी इंसान की खामोशी को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि मेहनत शोर नहीं मचाती, बस रास्ता बनाती है। राहुल की इस एक बात ने ससुर जी के दिल पर गहरा असर किया। उन्हें समझ आ गया कि दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन काबिलियत और किरदार खुद कमाने पड़ते हैं। उस दिन के बाद उस घर में राहुल मेहमान या मजदूर नहीं रहा। वह उस परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत का संगम अगर किसी के पास हो, तो वह अपनी तकदीर का मालिक खुद होता है। राहुल ने अपनी पहचान बदल दी थी। अब वह घर जमाई नहीं, बल्कि उस साम्राज्य का असली नायक था, जिसे उसने अपनी शर्तों पर हासिल किया था। राहुल के पास मौका था कि वह अपने अपमान का हिसाब चुकता करता, उन तीखे तानों के बदले अपने ससुर और सास को उनकी गलतियों का आईना दिखाता। लेकिन राहुल का व्यक्तित्व उन तुच्छ बदला लेने वाली भावनाओं से कहीं ऊपर था। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, नहीं कभी पुराने जख्मों को कुरेदकर उन्हें नीचा महसूस कराया। उसने अपनी कामयाबी का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सबको सहारा देने के लिए किया। राहुल के लिए सबसे बड़ा बदला कोई कड़वा शब्द नहीं था, बल्कि उसका खुद का पूरी गरिमा और सम्मान के साथ खड़ा होना था। उसकी खामोशी ने वह कर दिखाया जो शोर मचाकर कभी संभव नहीं था। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब उस आलीशान बंगले की फिजा बदल चुकी थी। जिस डाइनिंग टेबल पर कभी राहुल की मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाता था, अब वहां कोई भी बड़ा फैसला राहुल की सहमति के बिना नहीं लिया जाता था। ससुर जी अब कोई भी कागज दस्तखत करने से पहले राहुल की राय मांगते और सासू माँ की आंखों में अब तिरस्कार की जगह एक गहरा अपंत्व और सम्मान झलकता था। राहुल ने अपनी मेहनत और शालीनता से न केवल बिजनेस को बचाया, बल्कि उस टूटे हुए परिवार के विश्वास को भी फिर से जोड़ दिया। अब वो उस घर का मेहमान मजदूर नहीं, बल्कि उस पूरे कुनबे का मार्गदर्शक बन चुका था। नेहा को भी अब समझ आ गया था कि असली मर्दानगी ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में ढाल बनकर खड़े होने में है। राहुल ने साबित कर दिया कि असली जीत वो नहीं जिसमें दुश्मन हार जाए, बल्कि वह है जिसमें दुश्मन भी आपका मुरीद हो जाए और आपकी काबिलियत का लोहा मान ले। आज राहुल का सिर गर्व से ऊंचा था, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही सरल और ईमानदार था, जिसने नफरत को मोहब्बत और सम्मान में बदल दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।